हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सिविल सक्सेस पॉइंट। आज हम इस टॉपिक में औरंगजेब की साहित्य और कला का जो टॉपिक बचा था वो पूरा करेंगे। पिछले वीडियो में मैंने आपको औरंगजेब के परिचय के बारे में पढ़ाया। जितने भी राजनीतिक अभियान हुए, जितने भी विद्रोह हुए, वो सब मैंने कवर करवा दिए हैं पिछले वीडियो में। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगी, आप पहले उस वीडियो को देख लीजिए। चलिए आज का टॉपिक शुरू करते हैं। टॉपिक जो होगा वो मेनली जो प्रीलिम्स में फैक्ट्स पूछे जाते हैं वो साहित्य और कला से पूछे जाते हैं, और मेंस की दृष्टि से भी ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है, तो इसको ध्यान से समझिएगा। अब देखिए औरंगजेब की धार्मिक नीति कैसी थी, तो मैंने आपको बताया जो औरंगजेब था वो बहुत ज़्यादा कट्टर मुसलमान था। तो इसने क्या किया कि मुद्राओं पर कलमा खुदवाना बंद कर दिया। नौरोज जो एक पारसियों का त्यौहार था उसे भी राज्य में मनाना बंद कर दिया। ठीक है। जैसे ही सत्ता में वो बैठा तो उसने झरोखा दर्शन की एक पद्धति होती है, मैंने बताया कैसे होती है कि बालकनी में आकर, जो कि अब तो बालकनी कहते हैं, पहले उसको झरोखा कहते थे, तो उसमें आते हैं, जनता को दर्शन देते हैं, तिलक वगैरह होता है। तो इस तरह से ये पद्धति भी बंद कर दी, क्योंकि वो एक कट्टर मुसलमान था और उसे ये लगता था कि इससे जो है पूजा पाठ इस तरह का बढ़ावा इसको मिल रहा है, तो इसने इस तरह की जो ये पद्धति थी इसे भी बंद कर दी। औरंगजेब ने दरबारी संगीतकारों और इतिहासकारों को भी हटा दिया, तुलादान की प्रथा बंद कर दी, और राज दरबार में जितने भी सोने चांदी की वस्तुओं का उपयोग होता था उसे भी इसने बंद करवा दिया। मुस्लिम व्यापारियों से चुंगी लेना बंद कर दिया, जबकि हिंदू व्यापारी चुंगी देते थे। तो इस बात से आपको पता चल रहा होगा कि ये जो औरंगजेब था वो बहुत ही ज़्यादा कट्टर मुसलमान था। अब देखिए एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट, ये मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया है, अगर नहीं आपने नोट किया तो आप इसको नोट कर लीजिए। 1679 यानी कि 1679 ईस्वी में औरंगजेब ने जजिया कर पुनः प्रारंभ कर दिया, जो कि एक कर था जो कि गैर मुसलमानों से लिया जाता था, यानी कि ब्राह्मण हिंदूज इनसे ये कर लिया जाता था। तो इसको दोबारा से इसने शुरू कर दिया, और तीर्थ यात्रा कर भी इसने लेना शुरू कर दिया। तो इस पॉइंट को आपको अच्छे से ध्यान रखना है, ईयर बिल्कुल अच्छे से ध्यान में रखना है, क्योंकि कई बार ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि औरंगजेब ने जजिया कर किस सन में या किस ईयर में लेना शुरू कर दिया था। अगर सबसे पहले बात की जाए कि जजिया कर कब से शुरू हुआ था, किसने शुरू किया था, तो वो मीर कासिम ने शुरू किया था। पर अगर दोबारा की बात की जाए, पुनः जो दोबारा शुरू हुआ था, तो वो 1689 में शुरू हुआ था। 1679 यानी कि 1679 में औरंगजेब ने इसे शुरू कर दिया था। अब बात करते हैं कला एवं स्थापत्य की, कि कौन कौन सी इमारतें भवन निर्माण इस काल के जो हैं इम्पॉर्टेंट हैं, पूछे जाते हैं, इसको अच्छे से ध्यान में रखिए। बादशाही मंदिर मस्जिद जो कि लाहौर में बनी है, मोती मस्जिद लाल किला, दिल्ली के लाल किला के ही अंदर औरंगजेब ने मोती मस्जिद का निर्माण करवाया था। राबिया उद दौरानी का मकबरा, यानी कि जो उसकी बीवी थी, तो इसको बीवी का मकबरा भी कहते हैं, ये औरंगाबाद महाराष्ट्र में है। ये सब इसकी जो है इस काल की प्रमुख इमारतें हैं। अब देखिए थोड़ा सा राबिया उद दौरानी के मकबरे के बारे में पढ़ते हैं, जो कि इम्पॉर्टेंट है। राबिया उद दौरानी का मकबरा औरंगजेब की बेगम दिलराज बानो बेगम या राबिया उद दौरानी की याद में बनवाया गया। इसे दक्कनी ताज या बीवी का मकबरा भी कहते हैं, ये मैंने आपको बता दिया कहाँ है, तो औरंगाबाद महाराष्ट्र में ये है। इसके वास्तुकार अताउल्ला उस्ताद अहमद लाहौरी का पुत्र। अब आपको पता होगा कौन था उस्ताद अहमद लाहौरी, तो जिसने ताजमहल का डिज़ाइन तैयार किया था वही अहमद लाहौरी का पुत्र अताउल्ला, जिसने बीबी का मकबरा का डिज़ाइन तैयार किया। तो इसके जो वास्तुकार थे वो कौन कौन थे, अताउल्ला और हसपंत राय, तो आपको इन दोनों के नाम भी याद रखने हैं। राबिया उद दौरानी मकबरे का निर्माण में भी संगमरमर का इस्तेमाल हुआ है। ठीक है। औरंगजेब कालीन चित्रकला, तो औरंगजेब कालीन चित्रकला में इतने कोई खास चित्र नहीं बने, क्योंकि आपको मैंने बताया था कि जहांगीर के काल को चित्रकला का स्वर्ण युग माना गया है। उसके बाद जहांगीर के काल के बाद शाहजहाँ के काल में जो चित्रकारी का युग था वो थोड़ा सा डाउन होता गया, और औरंगजेब के काल में ये बिल्कुल ही
डाउन हो गया। तो देखिए इसको पढ़ते हैं। मुगल चित्रकला के अवसान की शुरुआत शाहजहाँ के काल से ही प्रारंभ हो गई। तो मैंने आपको बताया, ठीक है। हालांकि औरंगजेब ने अपने शासनकाल के अंतिम समय में चित्रकारी में थोड़ी सी रुचि ली, तो इसके कुछ लघु चित्र मिलते हैं जैसे कि शिकार खेलते हुए, दरबार लगाते हुए और युद्ध करते हुए। तो ये ही छोटे मोटे चित्र इस काल में बने हुए हैं, इम्पॉर्टेंट इतना कुछ नहीं है, ठीक है। अब बात करते हैं मेन इम्पॉर्टेंट साहित्य की बातें, ठीक है। तो इसके काल में कौन कौन सी पुस्तकें लिखी गई, तो देखिए जब औरंगजेब का राज्याभिषेक हुआ था तो उस समय मैंने आपको बताया था कि जो औरंगजेब था उसने कौन सी पदवी धारण की थी, तो मोहम्मद औरंगजेब बहादुर आलमगीर पातशाह गाजी की उपाधि इसने धारण की थी। तो इसके काल में जितनी भी पुस्तकें या जितना भी साहित्य लिखा हुआ है उसमें आलमगीर लगभग जुड़ा हुआ है उन पुस्तक में, तो आपको अच्छे से पता हो जाएगा कि किस काल की पुस्तकें हैं। पर इम्पॉर्टेंट जो है वो है इनके लेखक के नाम याद करना, ठीक है। तो फर्स्ट जो है वो है आलमगीर नामा या आलमगिरी। इसके लेखक जो हैं वो है मोहम्मद काजिम सिराजी। मोहम्मद काजिम को औरंगजेब का आधिकारिक इतिहासकार कहा जाता है। बाद में हातिम खां ने भी आलमगीर नामा नाम से पुस्तक लिखी। तो देखिए हातिम खां एक राइटर, दूसरा राइटर जो कि है मैंने आप बताया आपको मोहम्मद काजिम सिराजी। अब देखिए अगर आलमगीर किसने लिखी, ये क्वेश्चन अगर एग्ज़ाम में पूछा जाता है और इन दोनों ऑप्शन में आपको दोनों नाम में से एक नाम अगर मिला तो आपका ऑप्शन जो है वो सही होगा, ठीक है। तो इस तरह से आपको डाउट जो है वो डिस्क्रिप्टिव ही पढ़ के जो है क्लियर होते हैं। अगर आप इन क्वेश्चंस को ऑब्जेक्टिव सिर्फ ऑब्जेक्टिव पढ़ेंगे तो आप हमेशा कंफ्यूज ही रहोगे, ठीक है। तो हमेशा जो है शुरू में डिस्क्रिप्टिव पढ़ना चाहिए, उसके बाद अपने एमसीक्यूज बनाने चाहिए। तो इस बात को हमेशा ध्यान में रखना कि आपको जो ऑप्शन मिलेगा वो आपका आंसर होगा, ठीक है। मासिर ए आलमगिरी, इसके लेखक साकी मुस्तंद खां हैं। जदुनाथ सरकार ने इस पुस्तक को मुगल साम्राज्य का गेजेटर कहा है। तो ये इम्पॉर्टेंट फैक्ट है। अब ये जदुनाथ सरकार कौन है, ये किसी सरकार का नाम नहीं है, ये एक हिस्टोरियन थे जो कि इंग्लिश में पुस्तकें लिखते थे, ठीक है। और मुगल काल के जो ये एक बहुत बड़े हिस्टोरियन यानी कि इतिहासकार थे, तो इन्होंने इस पुस्तक को, इस साहित्य को क्या कहा, मुगल साम्राज्य का गजेटियर कहा है। तो आपको जदुनाथ सरकार का भी नाम याद होना चाहिए। किस पुस्तक को कहा है, तो मासिर ए आलमगिरी को कहा है। और क्या कहा है, तो मुगल साम्राज्य का गजेटियर, ठीक है। उसके बाद फुतुहात ए आलमगिरी, इसके लेखक कौन है, ईश्वर दास नागर। तो नाम याद रखेंगे, फुतुहात ए आलमगिरी के जो लेखक हैं वो है ईश्वर दास नागर। फतवा ए आलमगिरी, तो इसके जो लेखक हैं वो 6 विद्वानों द्वारा इसको लिखा गया है। तो इसमें राइटर का नाम नहीं पूछा जाएगा, पर इसको क्या कहते हैं, इसे मुस्लिम विधि का सबसे बड़ा डाइजेस्ट कहा जाता है। डाइजेस्ट का मतलब देखिए इसमें जो है, इस पुस्तक में इस्लामिक कानून व प्रशासनिक नियमों का पूरी तरह से उल्लेख किया गया है, इसलिए इसे मुस्लिम विधि का सबसे बड़ा डाइजेस्ट कहा जाता है। तो इम्पॉर्टेंट फैक्ट है, देखिए आपको ये ध्यान में रखना है, किस पुस्तक को या किस साहित्य को मुस्लिम विधि का डाइजेस्ट कहा जाता है, तो वो है फतवा ए आलमगिरी, ठीक है। उसके बाद वाक़यात ए आलमगिरी, तो यह लिखी गई थी आखिल खां द्वारा, ठीक है। तो नाम याद रखेंगे, आखिल खां इसकी रचयिता है। उसके बाद 3 पुस्तकें ऐसी हैं जिसके आगे आलमगिरी नहीं लिखा है। तो ये पुस्तक ऐसी हैं जो आपको इसमें कन्फ्यूज़न हो सकता है कि किस काल में लिखी गई हैं, तो आपको ये भी ध्यान में रखना है। मुंतखफ उल लुभाव, इसके लेखक कौन है, खफ़ी खां। तो ये जो पुस्तक है इसमें लगभग जो है इसका औरंगजेब के शासनकाल का लगभग आलोचना की गई है। इसको कहा जाता है, जो ये पुस्तक है इसको खफ़ी खां ने छुप करके लिखा था, ठीक है। खुलासत उत तवारीख, इसके लेखक सूजन राय भंडारी हैं, तो आपको नाम याद रखना है। और नुस्ख ए दिलकुशा, यह भीमसेन द्वारा रचित है। तो और इसमें जो है इस पुस्तक में मुगल मराठा संघर्ष का उल्लेख मिलता है।
तो ये कुछ पुस्तकें थी, आपको इनके लेखक और पुस्तक के नाम अच्छे से ध्यान में होने चाहिए और जितने भी मैंने इम्पोर्टेंट फैक्ट्स बताए वो भी आपको ध्यान में होने चाहिए। अब लास्ट में पढ़ते हैं औरंगजेब का मूल्यांकन। इतिहासकारों ने औरंगजेब को कैसा बताया है, किस तरह से मूल्यांकन किया है इतिहासकारों ने, तो उस चीज़ को देखिए। औरंगजेब स्वभाव में अविश्वासी था। वह ना तो अपने पदाधिकारियों पर और ना ही अपने पुत्रों पर विश्वास करता था। परिणामतः उसे अपने शासन के मुख्य कार्य स्वयं ही करने पड़ते थे। व्यक्तिगत चारित्रिक गुणों के कारण औरंगजेब को जिंदा पीर के नाम से जाना जाता है। कहीं बार क्वेश्चन पूछा गया है कि किस मुगल शासक को जिंदा पीर के नाम से जाना जाता है, तो वो है औरंगजेब। औरंगजेब में शाहजहां और अकबर जैसा आकर्षण नहीं था, किंतु निश्चित रूप से उसने अपना आतंक और भय उत्पन्न कर दिया था। अब इन सब का निष्कर्ष क्या निकलता है? निष्कर्ष यही निकलता है कि कट्टरता नीतियों पर पूर्ण अमल की कमी आदि के कारण औरंगजेब के बाद उसके जो उत्तराधिकारी थे वो अयोग्य थे और इसी तरह से धीरे धीरे जो है मुगल साम्राज्य सिकुड़ता चला गया। लास्ट अगर बात की जाए, अभी उत्तर मुगल काल को थोड़ा सा एक दृष्टि में हम पढ़ेंगे, क्योंकि उत्तर मुगल काल से इतने इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स नहीं बनते हैं। जो जो उनके बारे में थोड़ा थोड़ा है कि किसको क्या उपाधि दी गई थी, किसने क्या किया, थोड़े थोड़े फैक्ट्स हैं, वो एक ही टॉपिक में कवर हो जाएगा, क्योंकि इतने योग्य ये थे नहीं, इन्होंने अपने शासन में कुछ किया नहीं। लास्ट में 1857 ईस्वी के विद्रोह के पश्चात अंग्रेजों ने जो अंतिम मुगल बादशाह था, कौन, बहादुर शाह जफर, उसको बंदी बना लिया और उसको रंगून भेज दिया। इसके पश्चात जो है मुगल साम्राज्य का सूरज हमेशा के लिए डूब जाता है। तो ये जो थे इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स थे। एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स जो कि औरंगजेब की बहन थी जहां आरा, तो उसको औरंगजेब ने एक उपाधि दी थी, साहिबात उच्च जमाने की। तो ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो यही थे औरंगजेब के टॉपिक से इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स। आपको अब क्या करना है, इसको अच्छे से पढ़ना है, रिवाइज करना है, अपने एमसीक्यूज़ बनाने हैं। आप कैसे भी एमसीक्यूज़ बना सकते हैं, ऑप्शन वाइज या डायरेक्ट आंसर लिख करके। अब जो नेक्स्ट टॉपिक्स होगा उत्तर मुगल काल का, एक दृष्टि में मैं बता दूंगी, एक ही टॉपिक में जितने भी इम्पोर्टेंट फैक्ट्स होंगे उत्तर मुगल काल के वो सब मैं बता दूंगी आपको एक ही टॉपिक्स में। तो उसके बाद कुछ टॉपिक जो बचे हुए हैं मेडिवल हिस्ट्री के, यानी कि मध्यकालीन भारत के इतिहास के, जैसे कि मराठा साम्राज्य हो गया और जो सूफी आंदोलन वगैरह हुए थे बीच में, बहमनी साम्राज्य, विजयनगर साम्राज्य, इस तरह के जो टॉपिक बचे हैं उनको एक एक करके कवर करेंगे। उसके बाद हम मॉडर्न हिस्ट्री में आगे बढ़ेंगे। तो इसी तरह चैनल पर बने रहिए। जो अभी नए हैं वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। चलिए अब नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक अपना ध्यान रखिए। बाय बाय, टेक केयर।